Dear students, good morning. I, Kehir Singh Bains, lecturer Political Science, Government Model Senior Secondary School, Behdala, District Una, welcome you all in Har Ghar Pathshala. Today we will talk about chapter number 14, Supreme Court of India. मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारा आज का जो विषय है कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की रचना, शक्तियाँ तथा कार्य। ये आप देख पा रहे हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, हमारे संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अथवा रचना। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजेस होंगे, ये निर्णय कौन लेगा? संसद करेगी। समय समय पर संसद के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। 28 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। फिर 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 14 कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश थे। 1978 में इसको फर्दर संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश थे। फिर 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 26 कर दिया गया, 26 कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 निर्धारित की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो हमारे संविधान के द्वारा ये अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते हैं। तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा किसकी एडवाइस ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। किसकी सलाह लेते हैं? अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के ही अन्य जजेस से या राज्यों के उच्च न्यायालयों के जजेस से वो परामर्श लेते हैं। अब कौन से जजेस से लेंगे, ये निर्णय राष्ट्रपति का ही रहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से सलाह लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और इसके अलावा जो अदर जजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि एट प्रेजेंट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में 34 कुल जजेस हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जजेस हैं, दूसरे जजेस हैं। तो अगर 33 में से किसी अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाती है तो उनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। इज इट क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के शेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वह भारत का नागरिक हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता। दूसरा, कम से कम निरंतर 5 वर्षों तक किसी एक अथवा इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका। लगातार 5 वर्षों तक किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में जज के रूप में कार्य कर चुका, अथवा कम से कम निरंतर 10 वर्ष तक किसी एक अथवा इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकील रह चुका हो, या तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में, किसी एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुका हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम कर चुका हो किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में। 10 वर्ष तक अगर वकील रहा है निरंतर कंटिन्यूसली, तो ऐसा व्यक्ति भी एलिजिबल है, योग्य है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अथवा राष्ट्रपति के विचार में कुशल विधि वेता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति ये मानते हैं कि वो व्यक्ति लीगल एक्सपर्ट है, जिसको कानून की जानकारी है, तो राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई कुशल विधि वेता है, कानून का जानकार है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 सालों तक किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर कम से कम निरंतर 10 वर्षों तक एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में लॉयर के रूप में काम किया हो, वकील रह चुका हो, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में एक कुशल विधि वेता हो, कानून का जानकार हो। किसी ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। कितना कार्यकाल होता है? एज रखी गई है 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 वर्ष। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जब 65 वर्ष का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? इसके लिए एक मेथड है, संविधान में एक तरीका बताया गया है कि अगर किसी जज को हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से किसी भी जज को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कब हटा सकते हैं? संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उसके बुरे व्यवहार
या अयोग्यता के कारण, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, किसी न्यायाधीश के ऊपर अगर ऐसा कोई दोष लगाया जाता है, संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव संसद पास कर देती है, संसद के दोनों सदनों से वो प्रस्ताव पास होना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से, दोनों सदनों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। अगर ऐसा प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है किसी भी जज के खिलाफ, तो राष्ट्रपति किसी ऐसे जज को 65 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किसी न्यायाधीश को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटा सकते हैं। लेकिन वो उसके खिलाफ अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कब होगा, किस कैपेसिटी में जो है वो उसको हटा सकते हैं, बुरे व्यवहार और अयोग्यता के कारण। अगर मिसबिहेवियर उसका प्रूव हो जाता है और अयोग्यता उसकी प्रूव हो जाती है, तब ऐसे में किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है, क्या कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय, जुरिस्डिक्शन क्या है, व्हाट आर द पावर्स, फंक्शंस एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किस तरह की शक्तियां हमारे संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई हैं। तो शक्तियों में सबसे पहले आ जाता है आरंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन, देन संविधान की सुरक्षा तथा व्याख्या, प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फिर अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देन परामर्श के विषय में क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। अब आरंभिक क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं, किस प्रकार के विवाद आते हैं। जिन विवादों का आरंभ सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में होता है उसे आरंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। ऐसे विवाद जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं उसे आरंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, जो शुरू ही सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे विवाद, ऐसे कौन से विवाद हैं जो हम सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। संघ सरकार तथा एक अथवा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अगर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, एक तरफ केंद्र सरकार हो और दूसरी तरफ कोई एक राज्य या एक से ज़्यादा राज्य हो, ऐसा कोई विवाद सीधे ही कहाँ ले जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा है राज्यों के बीच आपसी विवाद। राज्यों के बीच में कई बार बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, कभी बिजली के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो गया, या कभी पानी के बंटवारे को लेकर कभी कोई विवाद हो गया, या कभी कोई बाउंड्री को लेकर जो है वो कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो इस तरह के अगर स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो राज्यों के बीच होने वाले विवाद को भी सीधे ही कहाँ ले जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। राज्यों के बीच आपसी विवाद ये भी सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। मौलिक अधिकारों की जब हमने बात करी थी, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है वो जब हमने छठा मौलिक अधिकार पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई भी मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अगर कहीं मौलिक अधिकारों के वायोलेशन का कोई मामला आता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला आता है, तो ऐसा कोई भी विवाद सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है,
तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो ऐसे विवाद को भी सीधे ही कहाँ ले जाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये वो मामले हैं जिनको हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मामले आते हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकते, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ऐसे विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं होते। हाईकोर्ट के निर्णय जो होते हैं, हमारे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट्स के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं, उस निर्णय के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब ये मामले अपील के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं, वो अलग अलग तरह के मामले हो सकते हैं। जैसे संवैधानिक विषयों में अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, क्योंकि संविधान के विषय में कोई भी जो विवाद है, वो अगर हाई कोर्ट में कोई ऐसा मामला है संविधान से कोई जुड़ा हुआ, हाई कोर्ट अगर उस विषय के ऊपर, उस संवैधानिक मामले के ऊपर अपना निर्णय देता है, तो ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हाई कोर्ट ये प्रमाणित करता है, जब भी अपना डिसीजन दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो ये प्रमाणित करता है कि ये मामला जो है वो, इसके खिलाफ अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ऐसे मामलों में जहाँ पे संवैधानिक विषय हो, कोई उसकी क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे विषय में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है दीवानी मामलों में अपील। सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में भी अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त है। दीवानी मामले कौन से होते हैं? संपत्ति से जुड़े हुए मामले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले होते हैं। तो इस हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उस निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन ये अपील तब की जाती है जब उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे देता है कि ये जो मामला है इसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के योग्य है। तो ऐसे दीवानी मामलों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है फौजदारी मामलों में अपील इन क्रिमिनल केसेस। फौजदारी जो मामले होते हैं, हत्या, लूटपाट, डकैती, ऐसे जो मामले होते हैं, इन मामलों में भी अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा, उस निर्णय के खिलाफ जो है वो अपील की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो जिला अदालत ने, निचली अदालत ने अगर किसी व्यक्ति को बरी कर दिया, लेकिन उसके बाद अपील जो है वो हाई कोर्ट में की गई और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो ऐसे केस में अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। या इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय में चल रहे किसी केस को अपने पास मंगवा लिया और अपने हाथ में लेकर व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो उस मामले में अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र अगर दे दे कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के योग्य है, तो ऐसे मामले में भी अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा विशेष अपीलें भी है। कुछ अन्य ऐसे केसेस भी हैं जिनमें अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जैसे अगर कोई मिलिट्री कोर्ट है, तो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें हम हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान की सुरक्षा तथा व्याख्या, प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान की सुरक्षा और व्याख्या का अधिकार किसे सौंपा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की सही व्याख्या करता है। अगर कहीं कोई ऐसा मामला आता है जहां हमें लगता है कि संविधान की कोई व्यवस्था या कोई अनुच्छेद जो है वो स्पष्ट नहीं है, तो फिर उसका स्पष्ट अर्थ क्या निकलता है, ये निर्णय जो है वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय करता है वो अंतिम माना जाता है और उस निर्णय को सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। सभी न्यायालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय मानना आवश्यक है। तो कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना और व्याख्या करना। कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न पैदा होता है, कहीं कोई अस्पष्टता अगर संविधान में नज़र आती है, तो उसकी सही व्याख्या करना ये किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक के रूप में भी काम करता है और संविधान की व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट वन इज मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है। अंडर आर्टिकल 32 हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। और उसमें आपने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार की रिट्स जो है वो फिर जारी कर सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट वन इज अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उन निर्णयों को प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी कार्यवाही होती है, उस पूरी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसको प्रमाण के रूप में उसको प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट वन इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, परामर्श के विषय में क्षेत्राधिकार। परामर्श देने का काम भी करता है, सलाह देने का काम भी करता है। किसे सलाह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर किसी भी लीगल इशू के ऊपर, किसी भी वैधानिक समस्या के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श अगर लेना चाहे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकता है। जब भी राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो कि कोई ऐसी वैधानिक समस्या पैदा हो गई है जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना आवश्यक है, तो उस समस्या के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस ले सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गई एडवाइस, दी गई सलाह के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो अपना निर्णय करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन, पावर्स, फंक्शंस एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया जाता है, कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं, ये निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्तियाँ हमारे संविधान के द्वारा दी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।